गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है पॉलिटी की क्लास। तो पॉलिटी की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। प्लीज़ जितने भी सेशंस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वाज द कॉम्प्रिहेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स completed in accordance with the recommendations of States Reorganization Commission कि कब Comprehensive Reorganization of Indian States कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ था? 1950, 56, 71 या 66? तो अगर देखा जाए व्हेन वाज कॉम्प्रिहेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन, कब रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था? सिंपल आंसर है इसका। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज, इसका इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना था। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, देखिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था कि मतलब ये किस बेसिस पे था कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन को पार्ट जो हमारी पार्ट ए बी सी को ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो फाजिल अली, कुंजरू, इन सब की कमेटी बनी थी, पानीकर। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए 1950 में हमारा संविधान बना, 1971 में आपका स्टेटहुड डे फॉर द हिमाचल प्रदेश एंड 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। तो आपके पास आंसर क्या बचा? देखिए कमेटी गठित हुई थी 1955 में, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा था कि पार्ट ए बी सी को ख़त्म किया जाए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट? और एक चीज़ और बताएं, इस कमेटी से पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट्स को डिवाइड किया जा रहा था, जिसमें से सबसे पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे थी कौन सी थी कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप? सिटीजनशिप एक्ट बना 1955 में। पार्ट सेकेंड में आता है 5 to 11 ईयर्स, 5 to 11 आर्टिकल्स हैं ये, ठीक है। आपको पता है सिटीजनशिप नेचुरल बर्थ, आपका रिसेंट, इसकी वजह से दी जाती है, लेकिन टर्मिनेशन डिप्रेशन जो है इसके बेसिस पे सिटीजनशिप को निकाला भी जा सकता है। कोई भी इंडिया का सिटीजन होगा वो बाय बर्थ या 1947 से आया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये किसके अंदर आती है? महुआ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स के, जिसमें कौन है? मिस्टर अमित शाह। तो आर्टिकल 8 नहीं, आर्टिकल 8 में जो होता है सिटीजनशिप होती है। 9 में जो होता है कि जो 1947 में ही बॉर्न हुए थे, 1910 में जो इंडिया से बाहर हैं उनको सिटीजनशिप देना। आर्टिकल 11 बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू एनकरेज और टू हैव अ राइट ऑफ सिटीजनशिप। Which is the competent body to prescribe the conditions for the acquisition of citizenship? कौन सी ऐसी competent body है जो बताती है कि आपका शर्तें निर्धारित करने के लिए? इलेक्शन कमीशन, पार्ट 15, 323 से 327 तक, ठीक है। तो ये नहीं है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज तो है नहीं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 157 तक चलता है। तो ये भी आंसर क्या आएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही है जो अंडर आर्टिकल सारी चीज़ें की सिटीजनशिप किस क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये भी पार्लियामेंट ही आपको बताता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? भारत संघ में एक नए राज्य को कौन स्वीकार करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या संसद? तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या है आपका, इसमें ये बताया कि जो हु एडमिट्स, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो नहीं है, ठीक है। ये कौन है आपका? राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति फिर से पार्ट है, सुप्रीम कमांडर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा, हेड ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कौन है आपका? राष्ट्रपति है, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 124 में आता है, अब कितने हो चुके हैं ये सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस, जिसमें से 9 वुमेन्स हैं। 126 में जो है देयर शुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 और 75 के बीच में आता है, और सारी पावर्स इसके पास, जो भी ये डिसीजन लेगा उसको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा। कौन बताता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता है कि द पार्लियामेंट हु विल डिसाइड दैट कि यूनियन के अंदर ये जो है नई स्टेट होगी या नहीं। ये सिर्फ आर्टिकल 2 ऑफ पार्ट 1, सॉरी आर्टिकल 2 ऑफ पार्ट 1। सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर ऑफ, सिक्किम को स्टेटहुड कब मिला था? देखिए 1973 में जो लैक्डिव्स और मिनिकॉय और अमनदीप ये जो थे ये बने थे, और एक लक्षद्वीप बना था। ठीक है, तो ये तो है नहीं। 1974 या 75, देखिए 1974 में 35 अमेंडमेंट में जो है ये अनाउंस किया गया था कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 1974 और 35 अमेंडमेंट में 1975 में 36 अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि सिक्किम जो है दैट शुड अटेन द एज ऑफ, या दैट शुड बी ग्रांटेड आपकी, दैट शुड बी ग्रांटेड एज अ स्टेटहुड। ठीक है, स्टेटहुड का दर्जा जो है वो किसको दिया जाएगा? 36 अमेंडमेंट यानी सिक्किम को दिया जाएगा। तो 1976 में जो है आपका क्या बनेगा? 1976 में आपको पता है 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मॉडिफाई हुआ था। 1976 में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ऐड की गई थी 44th अमेंडमेंट के थ्रू। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो किस कमेटी के थ्रू आई थी? वो आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू। ठीक है, 1976 में ये भी याद रखना 42 अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि आपका क्या कहता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको ना 42 में। ठीक है, ये 1978 में बनी है आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। नेक्स्ट आता है विच कमीशन। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज पूछ लेना, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये चीज है तो आप बता देना। विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म दैट basis of for the Punjab reorganization which created states पंजाब हरियाणा। किस आयोग ने सिफारिशों के जिसने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का आधार बनाया, जिसे पंजाब और हरियाणा राज्यों का निर्माण किया? आपका धार कमीशन। धार कमीशन ने क्या कहा था कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो है स्टेट्स को रखा जाए, तो ये नहीं है। दास कमीशन। दास कमीशन कहता है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन शाह कमीशन जो था वो एक इमरजेंसीज को भी बताता है, और महाजन जो है वो वाटर डिस्प्यूट्स को बताता था। ठीक है, ये कमीशन जो है वाटर डिस्प्यूट के बारे में बना था। ठीक है, जो महाराष्ट्र के बीच में हुई थी, तो ये तो नहीं है। आपका दास कमीशन सिर्फ एक पंजाब रीऑर्गेनाइज, इसमें से ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन है जो पंजाब और हरियाणा को काव करती है? दैट इज कॉल्ड शाह कमीशन। ये क्या है आपका? शाह कमीशन। ठीक है, ये जो था आपका 1948 में आया था धार कमीशन। धार कमीशन में लैंग्वेज बेसिस था, और इसमें आपका जो था क्या कहते हैं फंडामेंट सॉरी धार कमीशन, और जो हमने अभी किया था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वो 1956 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which one of the following is not the element of the state? इसमें से राज्य को बनाने, राज्य का तत्व कौन सा नहीं है? देखिए किसी भी राज्य को बनने के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? एक तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, लैंड होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए कि जो कौन सा जियोग्राफिकल एरिया है वो भी पता होना चाहिए, टेरिटरी भी पता होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी सिटीजनशिप भी पता होनी चाहिए कि वो सिटीजनशिप है। तो सरकार तो चाहिए ही चाहिए, लैंड भी चाहिए, जनसंख्या भी चाहिए। आंसर इज आर्मी। आर्मी इज नॉट ए, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी तत्व नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट में, जब स्टेट गठित हो जाती है तब बनता है। तो आंसर इज आपका आर्मी इंस्टीट्यूशन। द मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द स्टेट असेंबली विद द प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ द, कि जो मनी बिल है,
ठीक है, आपको पता है ऑर्डिनरी बिल 107, 110 में मनी बिल जो कौन बताता है, स्पीकर ऑफ लॉ। सिर्फ डिसाइड कौन करता है कि ये मनी बिल है, धन विधेयक है या ऑर्डिनरी बिल है, वो डिसाइड करता है स्पीकर। स्पीकर के पास पावर होती है। लेकिन ये जो मनी बिल है ये असेंबली में किसी भी स्टेट, चाहे सेंटर में या स्टेट में, किसी में भी पास होगा, वो किसकी रिकमेंडेशन से होगा? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नहीं, आपका स्पीकर। ये सिर्फ डिसाइड करता है। स्पीकर का आर्टिकल होता है 93, पर ये डिसाइड करता है। गवर्नर, स्टेट की बात हो रही है ना यहाँ पे, स्टेट असेंबली की बात हो रही है, तो स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। और गवर्नर जो है दैट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। Article 187 of Indian Constitution, the Secretariat of State Legislature deals with कि जो सेक्रेटरीट है यानी राज्य विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। स्टेट गवर्नमेंट, तो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये यूनियन गवर्नमेंट, तो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में आते हैं और पार्ट 4 जो है वो 36 से 51 तक चलता है। ठीक है, तो ये नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 है जो कि आपका 12 से 35 तक चलता है। तो आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। आंसर क्या आ रहा है आपका? स्टेट गवर्नमेंट। जो सेक्रेटरीट है मतलब स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट की कार्यपालिका, कि स्टेट की कार्यपालिका जो होती है वो किससे रिलेटेड है? आपको लेजिस्लेटिव का मतलब तो यही होता है ना, कार्यपालिका की कैसे काम करेगी। एग्जीक्यूशन तो गवर्नर के पास आ गई, कार्यपालिका का काम चलाने के लिए क्या चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट चाहिए। तो अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी की गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन में भी वही है, बट स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है। नेक्स्ट आता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर कौन बताता है कि मतलब किस तरह की जो ड्यूटीज हैं वो कौन बताएगा आपका? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 166, आर्टिकल 163, 167 या 164? तो आर्टिकल 166 जो होता है ये आपका बताता है एग्जीक्यूशन एक्ट। ठीक है, तो ये नहीं है कि मतलब गवर्नर ऑफ द स्टेट की कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज है वो गवर्नर लेता है। 163 कि 163 में कि एक सीएम होना चाहिए और उसकी काउंसिल होनी चाहिए, तो ये नहीं है। आपका 164 देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कोई भी एक्टिविटी विदाउट द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट या द हेड ऑफ द यूनियन नहीं हो सकती। तो जो चीफ ड्यूटीज हैं चीफ मिनिस्टर की वो 167, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि जो भी ड्यूटीज है रिगार्डिंग गवर्नर, उनको जो भी एक्टिविटीज करनी है वो उनको गवर्नर को भी बतानी पड़ेंगी। तो आर्टिकल 167 डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। सबसे पहली ड्यूटी तो उसको स्टेट को देखना है, लेकिन स्टेट में जो भी एक्टिविटीज होंगी अगर उन्होंने सोच लिया है तो विदाउट द रिकमेंडेशंस, विदाउट द एडवाइस ऑफ गवर्नर इट कैन नॉट बी रिकमेंडेड। तो सबसे पहली चीज़ है कि ड्यूटी सबसे पहली है कि जो भी एक्टिविटी होगी उनको गवर्नर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आर्टिकल 211 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्कशंस इन द लेजिस्लेचर डील्स विद कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, फंडामेंटल राइट्स या आपकी रिस्ट्रिक्शंस। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो अभी हमने पढ़ा, कहाँ से लिया है? आयरिश से लिया है यानी आयरलैंड। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन दैट इज 12 to 35। 12 to 35। नेक्स्ट आता है आपका यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है दैट इज सेंटर, तो वो नहीं है। आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। आंसर क्या होती है आपकी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव। कोई भी मेंबर आपका सर्विस कमीशन से कौन रिमूव करता है? देखिए ये आता है आपका 317 से 323 पार्ट 14 में आता है। इसकी 65 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और 6 ईयर्स का कार्यकाल होता है। इसको चुनता भी कौन है? प्रेसिडेंट चुनता है। तो इसको रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। अगर कोई मिसबिहेव या कोई मिसकंडक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। और आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 314, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको चुनता कौन है? किसके पास होता है? दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस के पास, राज्यसभा के पास।
तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी भी नहीं है, तो आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को चुनता है, दैट इज 65 to 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाज फाउंडेड। आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कब बना था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब क्या है? दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब है दैट इज कितनी काउंसिल कब बना था वो मैं बाद में बताती हूँ। 48 पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, 48, ठीक है। ये कब बना था? ये किसके राज में बना था? लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बना था? लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेसिस पे। तो ये कब बना था? 1998 में बना था। कब बना था? 1998 में। Which of the following language was given the status of classical languages? पहली चीज ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारा किस पे आता है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो होता है दैट इज आर्टिकल 8, शेड्यूल 8, ठीक है। शेड्यूल 8 हमें बताता है। और 300 जो आपका आर्टिकल है ये वाला ऑफिशियल वाला, तो ऑफिशियल आर्टिकल के हिसाब से ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसमें सबसे पहले क्लासिकल स्टेटस किसको दिया गया है? तमिल, ओडिया, ठीक है, तमिल है, ओडिया है, तेलुगु है, मलयालम है, इन सभी को जो है क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये बताएगा। तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसको सबसे पहले क्लासिकल का अवार्ड दिया गया था? दैट इज तमिल, फिर मलयालम, ठीक है। मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। मलयालम किस लैंग्वेज का पार्ट है? दिल्ली में हिंदी, दमन दीव में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। तो आपको बताना है कौन सी है। पुडुचेरी में आपकी फ्रेंच या मलयालम बोली जाती है। और पुडुचेरी में कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच से ली गई है। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में जो है आपकी कौन सी बोली जाती है? मलयालम लैंग्वेज। कौन सी है आपकी? मलयालम लैंग्वेज। ये याद रखना, मलयालम लैंग्वेज। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, 2004 का भी मैं आपको आंसर बता सकती हूँ। तो 2004 में क्या बनते हैं हमारे फर्स्ट मनमोहन सिंह बिकम द फर्स्ट, मतलब वो बने थे हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। 1980 में इंदिरा गांधी को फिर से पावर में आई थी। और आपका संजय गांधी जो है, मैं इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था। 1951 में आपका प्लानिंग कमीशन बना था, जो कि अब 2015 में आपका क्या है, क्या बोलते हैं इसको, नीति आयोग बना, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसको याद करो, मैं इनको मेंशन करना भूल गई थी। नेक्स्ट, तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप कि सेशन अच्छा लगा। गाइस आज का जो सेशन है मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको अच्छा भी ना लगे, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस और थोड़ा सा सर्वर डाउन होने की वजह से क्लासेस जो हैं आज जिगजैग हो रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हैक्टिक लग रहा है मुझे कि क्लासेस प्रॉपरली नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि आज सर्वर इस साइड बहुत डाउन चल रहा है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। इस क्लासेस का कंपनसेशन आपको नेक्स्ट, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो आप सिर्फ इतना है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे फॉलो करना है तो पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सेशंस अगर नहीं लगते हैं तो वो सेशंस आपको रिकॉर्डेड डबल मिल जाएंगे, उनकी टेंशन मत लेना। क्योंकि आज कल रात से जो है सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से आपकी करंट अफेयर की क्लास मैंने 9 बजे बोली थी पर वो नहीं लग पाई, क्योंकि आपकी क्लास सुबह यहाँ पे सर्वर बहुत डाउन हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरी क्लासेस नहीं चल पा रही थी। तो अपलोड करने की भी कोशिश की पर नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन उसका रिज्यूम कर रही हूँ। तो जल्द से जल्द जो है आपको वो क्लासेस में मिल जाएंगी। अगर आज करंट अफेयर की क्लास नहीं लगी है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पूरी कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वो सर्वर की वजह से आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।